दोस्तों रिसेंटली सोनी लिव ऐप पे स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसे जर्नलिस्ट सुचेता दलाल जी के द स्कैम नाम के बुक से बनाया गया है। उसे उसकी स्टोरी लाइन ली हुई है। पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत अच्छा लगा। इसका डायरेक्शन, इसका कैरेक्टर्स की एक्टिंग, उसका इंट्रो, म्यूज़िक सभी बढ़िया है। बट मुझे बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर ये सब समझ तो आ गया, बट थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम आ रहा था उन लोगों को कि आपने भी देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा टेक्निकल पार्ट था। मतलब एग्जैक्टली कैसे हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, राइट 1992 में एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे स्कैम हो गया था, उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो थोड़ा सा कुछ लोगों को थोड़ा सा बाउंसर चला गया। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि उसी स्कैम को मैं थोड़े से इजी लेवल पे, थोड़े से अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाने की मैं आज कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर्षद मेहता ने अपने बीकॉम की पढ़ाई मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से कंप्लीट की और फिर उसके बाद डायमंड बेचना, गारमेंट बेचना, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस किए। बट हर्षद मेहता जी को उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। बट जब न्यू इंडिया एश्योरेंस में वो जब जॉब करने गए, तब स्टॉक मार्केट में उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और फिर उन्होंने इंश्योरेंस की जॉब छोड़कर बी अम्बालाल ब्रोकर को ज्वाइन कर लिया और सिर्फ 3 सालों में वो खुद ब्रोकर भी बन गए, स्टॉक ब्रोकर भी बन गए खुद। और उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी स्टार्ट कर दी। तभी हर्षद मेहता ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कुछ लूप होल्स का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। 1990s में क्या होता था कि एक आरबीआई का रूल था कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंपलसरी कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने पास जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास, वो सारा लोन नहीं दे सकते, थोड़ा पैसा क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिले, गवर्नमेंट को भी पैसा मिले और फिर गवर्नमेंट उसी पैसों से अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करेगा, अल्टीमेटली वो फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इससे होता क्या था कि बैंक्स के पास के फंड्स जो थे वो थोड़े से कम हो जाते थे, क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक जो था वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दिया। तो बैंक्स को थोड़ी पैसे की कमी आती थी, बैंक्स की लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ी सी कम हुआ करती थी वहाँ उस टाइम पे। और जब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती थी, तब बैंक्स इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को किसी दूसरे बैंक के पास देकर या फिर उनके पास रख कर, उनको सेल करके या फिर उनके पास रख कर उनसे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया करते थे। और फिर बाद में कुछ इंटरेस्ट भी तय होता था उसमें। फिर बाद में जब इस बैंक के पास पैसे आ गए, तब वो क्या करते थे, इंटरेस्ट पे करके, अपना अमाउंट पे करके, वॉट एवर द लोन इज़ वो पे करके फिर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये वापस लिया करते थे। तो ये ट्रांजैक्शन चलता रहता था मार्केट में कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो, कमर्शियल बैंक को कंपलसरी करो, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएंगे, फिर उसको रख के फिर और लोन दूसरी बैंक से ले लो, राइट। तो बैंक क्या करती थी, अपनी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट, मतलब अपने पैसों की रिक्वायरमेंट इस तरीके से पूरी करते थे उस टाइम पे। और इसे ही रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था उस टाइम पे, राइट। इसको बोलते थे रेडी फॉरवर्ड डील। अब इस रेडी फॉरवर्ड डील में बैंक्स क्या करते थे, बैंक डायरेक्टली किसी दूसरे बैंक को अप्रोच नहीं करती थी उस टाइम पे। क्या होता था कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को अप्रोच कर रही है तो उसको बेसिकली सही रेट मिलना चाहिए, सही इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, और निगोशिएशंस होते थे। तो बैंक क्या करती थी, किसी ब्रोकर को अपॉइंट करती थी और ब्रोकर ये काम बैंक के बिहाफ में करता था। ब्रोकर क्या करता था, अभी हर्षद मेहता भी वही थे, ब्रोकर ही थे अल्टीमेटली। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग करते थे कि एक कमर्शियल बैंक है मान लो, राइट, वो कमर्शियल बैंक को अगर सिक्योरिटीज़ देकर अगर लोन लेना है तो उनको बायर ढूंढ के दे, और कोई और एक बैंक होगी जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करना है, उनको सेलर ढूंढ के दे अल्टीमेटली, राइट। मतलब दोनों बैंक्स के बीच में ये मिडल मैन का काम करते थे। अभी इसमें भी कुछ लूप होल्स थे, इसमें भी एक्चुअली बहुत सारे लूप होल्स थे। अभी वो देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 2 बैंक है, एक्स बैंक एंड वाई बैंक। अब एक्स बैंक को क्या करना है, अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बेचना है, मतलब वो सेलर बैंक है, एक्स बैंक की सेलर बैंक। एंड वाई बैंक जो है वो उनको क्या करना है, उन्हीं सिक्योरिटीज को उनको परचेस करना है। मतलब वाई बनी बैंक कौन सी, बायर बैंक। तो सेलर बैंक एंड बायर बैंक। अब हर्षद मेहता क्या करते थे, हर्षद मेहता ने क्या किया कि एक्स बैंक से वो सिक्योरिटीज लेते थे और उनको बोलते थे कि मुझे 15 दिन का टाइम दो, राइट, मुझे 15-20 डेज का टाइम दो और मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए बायर ढूंढता हूँ, राइट। और फिर बायर ढूंढने के लिए वो 15 डेज लेते थे, फिर सिक्योरिटीज अपने पास रख लेते थे। जो एक्स की थी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो हर्षद मेहता के पास आती थी, राइट। अब हर्षद मेहता यही चीज़ 15 दिन का जो टाइम लेते थे वो वाई बैंक से भी लेते थे, वाई बैंक से पैसे लेते थे और बोलते थे आप भी रुकिए, 15-20 दिन तक आप भी रुकिए और मैं आपको क्या कर देता हूँ, मैं आपको अच्छा एक सेलर या फिर आपके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ढूंढ के देता हूँ।
तो 15 दिन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी अपने पास और वाई बैंक का पैसा भी अपने पास रखते थे। और इन्हीं पैसों से वो क्या करते थे, वाई बैंक के जो पैसे आते थे वो बहुत सारे पैसे होते, क्योंकि ये डील्स करोड़ों में होती थी। तो ये जो बहुत सारे पैसे होते थे, ये इन पैसों से वो शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, राइट। कुछ शेयर्स को उन्होंने अननेसेसरी, फंडामेंटली वो शेयर स्ट्रांग भी नहीं थे, फिर भी उन लोगों को, उन शेयर्स को उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके, स्पेकुलेट करके बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया। फॉर एग्जांपल था एसीसी, 200-300 का शेयर था उस टाइम पे, उन्होंने हार्डली 3 से 4 महीने में उसको 9000 तक पहुंचा दिया। किन पैसों से? इन्हीं पैसों से, राइट। और फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन होता था उनके पास, कुछ रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी वगैरह, ऐसा उन्होंने कुछ तो अपना लॉजिक से कुछ नए एक्सप्लेनेशन निकाले थे, राइट। अब क्या होता था कि एक्स बैंक ने तो सिक्योरिटीज़ दे दी इनके पास, और वाई बैंक ने तो पैसा दे दिया इनके पास। अभी कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि एक्स बैंक क्या करेगी, सेलर बैंक क्या बोलेगी कि मेरे सिक्योरिटीज़ का पैसा मुझे वापस लौटा दो, राइट। और वाई बैंक क्या करेगी, सिक्योरिटी मांगेगी, राइट। तो वाई बैंक को सिक्योरिटी दे दो, और एक्स बैंक को जो पैसा चाहिए था, क्योंकि एक्स ने तो सेल किया था, तो उसके लिए कोई नया बैंक ढूंढो। मान लो बैंक है जेड, राइट, जेड बैंक नया ले लिया, तो जेड बैंक से पैसा ले लिया और उसका पैसा किसको दे दिया, एक्स को। मतलब क्या होता था, फिर जेड मांगेगा पैसा, फिर किसी और बैंक को पकड़ेंगे, फिर किसी ए बैंक को पकड़ेंगे, फिर ए मांगेगा, फिर किसी बी को पकड़ेंगे, फिर बी फिर हो गया, फिर सी बैंक को पकड़ेंगे। ऐसा कंटिन्यूसली किसी ना किसी बैंक से वो पैसा लेकर सिर्फ यहाँ का पैसा वहाँ घुमाने का काम करते थे। और इसी वजह से हर्षित मेहता के हाथ में हमेशा अच्छा खासा पैसा रहता था, और इसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस या फिर बड़े बड़े स्टॉक को, छोटे छोटे स्टॉक्स को ऊपर लेके जाना, ठीक है, मैनिपुलेट करने का काम वो कर सकते थे ईजिली, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता था बैंक्स का। और इसी पैसे से वो शेयर्स को एग्रेसिवली बाय करना, एंड फिर वो शेयर के प्राइस बढ़ने के बाद फिर जैसे शेयर प्राइस बढ़ जाता है, रिटेल क्राउड क्या करता है, बाकी क्राउड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अरे ये शेयर्स की प्राइस बहुत बढ़ गई, तो क्या करो, उसको जाके बाय कर लो, राइट। फिर जब बाकी बायर्स आ जाएंगे, उसकी प्राइस बढ़ गई, फिर क्या करो, उसको सेल करो और प्रॉफिट बुक कर लो। और हर्षित मेहता वहाँ से हट जाते थे, और फिर बैंक को अपना पैसा लौटा दो वापस। अगर बैंक मांग रही है पैसा उस टाइम पे, तो बैंक को पैसा लौटा दो, या फिर वही पैसे को दूसरे शेयर में डाल दो, जिसको मैनिपुलेट करना है उसको मैनिपुलेट कर दो। फिर उसको अप लेवल पे लेके गए, बहुत बड़ी लेवल पे लेके जाने के बाद फिर उसमें से भी निकल जाओ, जो प्रॉफिट अर्न होगा वो खुद की जेब में जाएगा, और बैंक को क्या कर दो, अपना अपना पैसा रिटर्न कर दो। ये हर्षित मेहता का पूरा प्लान था उस टाइम पे। तो इन प्लान्स में या फिर इस तरीके में, हर्षित मेहता के इस तरीके में गलत क्या था, ठीक है, वो ठीक है, बैंक का पैसा लिया, स्टॉक मार्केट में डाला, वहाँ से मैनिपुलेट किया, पर गलत क्या हुआ, ठीक है। लीगली अगर बात करेंगे तो गलत क्या, तो गलत, पहली गलती ये थी कि अगर एक्स बैंक है, राइट, और वाई बैंक का बीच में ट्रांजैक्शन है, तो ये बैंक, जो भी बायर बैंक होगी, उसमें से वाई बैंक बायर था, तो वाई बैंक क्या करेगा, अगर आप वो सिक्योरिटी परचेस करना चाहता है तो ये पे करेंगे वाई बैंक वाले। तो वाई बैंक वाले क्या करेंगे, हर्षित मेहता के नाम से चेक नहीं निकालेंगे। इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने एक्स बैंक के नाम पे चेक निकालना चाहिए, बट वाई बैंक ने क्या किया, हर्षित मेहता के नाम पे ये किया। मतलब किसी ब्रोकर को आप पब्लिक का पैसा दे रहे हो, बैंक में कहाँ से पैसा आता है, हमारे पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है, तो पब्लिक का पैसा लेकर हर्षित मेहता के अकाउंट में डाल दिया। और हर्षित मेहता ने ये उनको करने लगाया, ये आरबीआई नहीं रिकमेंड करता था। आरबीआई के गाइडलाइंस थे कि बैंक्स अपने एक दूसरे के नाम पे चेक निकाले, राइट। किसी ब्रोकर को आप बीच में ना ले, अगर ब्रोकर को आप ले भी रहे हो बीच में, तो भी ब्रोकर के नाम से पेमेंट नहीं होगा, राइट। ब्रोकर के हाथ में सिक्योरिटी ना जाए, ब्रोकर के हाथ में पैसे ना जाए, ये गाइडलाइंस थी आरबीआई की, बट ये फॉलो नहीं की गई, राइट। हर्षित मेहता ने अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करके, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके इन लोगों से अपने अकाउंट में पैसे लिए गए, तो ये सबसे पहला गलती था उनका। और दूसरा एक सबसे बड़ा मिस्टेक था जो इलीगल था, कि आप बैंक का पैसा मतलब किसका पैसा है, अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा, ये पब्लिक का पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के, बेसिकली परमिशन मिलेगा भी नहीं इसके लिए, तो ये राइट ही नहीं है। किसी दूसरे का पैसा आप लेकर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रांग है ही नहीं, जिसके प्रॉफिट्स उतने है ही नहीं, जो कंपनी ग्रो कर नहीं रहा, फिर भी आप उसके शेयर के प्राइस को ग्रो करते जा रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपको शेयर को, आप अल्टीमेटली स्टॉक को क्या कर रहे हो, शेयर को आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ये इलीगल था, राइट। तो ये दो बेसिकली उनकी चीज़ें थी। और भी एक फ्रॉड था जो इससे भी बढ़िया था, वो उनका फ्रॉड, बढ़िया नहीं, इससे भी बड़ा फ्रॉड था। इस फ्रॉड में तो हर्षित मेहता ने सारे हदें ही पार कर दी। जब ये ट्रांजैक्शन होते थे, जब एक्स बैंक अपनी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाई को बेचेगा, तब एक्चुअली वो सिक्योरिटी नहीं देते थे, वो होता था, एक डॉक्यूमेंट आता था
इसको बोलते थे BR, दैट इज बैंक रिसीट। तो एक्स बैंक क्या करती थी, वाई बैंक को क्या देती थी, BR देती थी, और फिर वाई बैंक को मिल गया BR, इसका मतलब क्या, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब सिक्योरिटी उनको मिल गए और इनको पैसा मिल गया, ऐसा होता था। तो वो जो BR था, बैंक रिसीट, वो माना जाता था कि हाँ ये BR अगर मिल गया मतलब ट्रांजैक्शन सब सेटल है, सब क्लियर है। बट जब हर्षद मेहता को जब और पैसे की ज़रूरत पड़ गई स्टॉक मार्केट में और मैनिपुलेट करने के लिए, उनको जब और पैसे की ज़रूरत चाहिए थी, तब उन्होंने तो फेक BR बनाना चालू कर दिया। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो है ही नहीं, पर बैंक्स को लगता था कि ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे करते थे कि एक्स बैंक ने सिक्योरिटी दे दी है, तो वो क्या करते थे, वो BR जो होता था, राइट, मतलब किसी भी बैंक का कोई भी एक कागज़ उठा लो और उसको बोल दो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा कर दिया, और दूसरी बैंक को दे भी दिया वो, राइट, एक फेक पेपर दे दिया और उनको बोल दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ कर दिया। अगर ओरिजिनल BR आता था तो बात समझ में आती थी, बट उन्होंने तो फेक BR बनना चालू कर दिया। ये बैंकिंग के कुछ ऑफिशियल्स थे, इन्हीं की हेल्प लेकर उन्होंने ये किया था बेसिकली। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड था, ठीक है, जो बाद में पकड़ में आ गया। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें करके हर्षद मेहता ने फ्रॉड किए थे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, थोड़ा लास्ट से शुरुआत करते हैं। पहला था फेक BR, लास्ट वाला। फेक BR का मतलब होता था कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले बैंक एक दूसरे को क्या देते थे, BR देते थे। BR मिल गया मतलब बैंक रिसीट मिल गया, मतलब बैंक को सिक्योरिटी मिल गया, जिसको बेचना था उसको पैसे मिल गए और जिसको खरीदना था उसको सिक्योरिटी मिल गई, है उसका मतलब था। तो हर्षद मेहता ने तो फेक BR ही देना चालू कर दिया। तो ये पहला चीज़ उन्होंने गलती किया, जो ऑब्वियसली इलीगल था। फेक खुद ही आप डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हो तो 100% वो इलीगल है, उसको कोई वैलिड एविडेंस ही नहीं, वो वैलिड कुछ प्रूफ ही नहीं था, सो वो कोई सिक्योरिटी थे ही नहीं, वो एक फेक पेपर था और उस पेपर को आप लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हो, राइट, ट्रांजैक्शन कर रहे हो। दूसरा हर्षद मेहता ने फ्रॉड किया कि जो स्कैम था उसमें दूसरा जो तरीका था कि बैंक्स का पैसा, राइट, बैंक्स का पैसा यानी पब्लिक का पैसा, उस पैसों से बिना किसी परमिशन के, ठीक है, परमिशन तो वैसे भी कोई नहीं देगा, फिर भी बिना किसी अथॉरिटी के आपने उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल दिया और आप क्या कर रहे हो, स्टॉक को ऑपरेट कर रहे हो। तो ये दूसरा फ्रॉड, पहला फेक BR, दूसरा शेयर को ऑपरेट करना, और वो भी बैंक के पैसों से, एग्रेसिवली शेयर्स को बाय करना बैंक्स के पैसों से। तीसरा जो फ्रॉड था बेसिकली जो हमने देखा था, जो स्कैम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, कि बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, एक्स बैंक सेलर है, वाई बैंक बायर है, इन दोनों के बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये दोनों बैंक क्या करे, एक दूसरे को चेक दे, ये सही था। RBI की गाइडलाइंस क्या थी कि एक्स बैंक सेलर है और वाई बैंक बायर है, तो वाई बैंक क्या करेगा, जो पेमेंट करेगा वो डायरेक्टली एक्स को करना चाहिए, उनका गाइडलाइंस था, वाई बैंक ने डायरेक्टली एक्स को पेमेंट करना चाहिए। बट हर्षद मेहता ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके एक्स बैंक के ऑफिशियल्स को भी थोड़ा सा ये किया, अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, और वाई बैंक के ऑफिशियल्स को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया, और क्या किया, वाई बैंक के पैसे अपने अकाउंट में ले लिए और यहाँ की एक्स बैंक की सिक्योरिटीज़ भी अपने पास ले ली। अब हो क्या गया इसकी वजह से कि वहाँ पे जो एक दूसरे के साथ बैंक्स को भी पता नहीं होता था, कि एक्स बैंक को वाई बैंक को भी नहीं पता था कि हम किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको सिर्फ हर्षद मेहता होता था। हर्षद मेहता का तब उस टाइम पे रेपुटेशन था, बिग बुल बोलते थे उस टाइम पे मार्केट में। तो हर्षद मेहता को देखकर ही बैंक्स क्या करती थी, ऑफिशियल्स क्या करते थे कि मैनिपुलेट हो जाते थे, या फिर वो करते थे व्हाटएवर, ब्राइब करते थे, डोंट नो, बट बेसिकली बैंक्स ने ये करना गलत था। बैंक्स ने एक दूसरे के नाम पे चेक कर देना चाहिए और एक दूसरे को सिक्योरिटीज हैंड ओवर करना चाहिए, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बेसिकली। ब्रोकर्स के आप हेल्प ले सकते हो, पर ब्रोकर के नाम पे चेक इशू नहीं कर सकते हो, ब्रोकर के अकाउंट में पैसे जाने का कोई मतलब कोई कारण नहीं था उसका। बट अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ कर इनका पैसा अपने अकाउंट में ले लिया और उसको गलत तरीके में भी लगाते। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों में उन्होंने फ्रॉड किए थे। और क्या करते थे, मार्केट को मैनिपुलेट करो, शेयर्स की प्राइस अननेसेसरी बढ़ा दो, 200 का शेयर 9,000 पे लेके गए थे 3 महीने में, और फिर उसके बाद जब बाकी इन्वेस्टर आ जाए फिर क्या करो, शेयर्स को बेच दो और प्रॉफिट अर्न कर लो और निकल जाओ मार्केट से। ये उनका बेसिकली स्ट्रेटजी था। बट जब मार्केट में मंदी आया, जब बेयर रन आया, बेयर्स को भी समझ में आया, उस टाइम पे बेयर कार्टेल भी था, आपने उस सीरीज़ में देखा होगा। तो उसमें जब बेयर कार्टेल आ गया तब ये थोड़ा सा हायर लेवल पे जो बेचने का जो प्रॉब्लम था ना, वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में आ गया बेसिकली। हर्षद मेहता का क्या स्ट्रेटजी था कि लोअर प्राइस पे शेयर्स को बाय करो। कहाँ से पैसे लगेंगे ना, उसके लिए एग्रेसिवली बाय करने के लिए पैसे लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो बैंक से लेके आओ, राइट, फ्रॉड करके बैंक से पैसे लेके आओ और वो पैसे स्टॉक मार्केट में डालो, शेयर की प्राइस बढ़ा दो, पंप कर दो, एंड फिर बाद में उसको क्या कर दो, डंप कर दो मार्केट में। पहले पंप करो, बाद में डंप करो,
राइट। स्टॉक मार्केट में लोगों को बेच दो, ठीक है, नए लोग आ जाएंगे मार्केट में, लोगों को लगेगा अरे ये शेयर प्राइस बहुत बढ़ रहा है, और उसके चक्कर में से लोग बाय कर लेंगे और हर्षद मेहता शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट अर्न करके घर चले जाएंगे, राइट। ये उनका बेसिकली स्ट्रेटजी था। बट हुआ क्या, बेयर रन आने के बाद वो शेयर की प्राइस जो थी, मतलब हर्षद मेहता ट्राई कर रहे थे कि उस प्राइस को ऊपर लेके जाए, बट बेयर ट्राई कर रहे थे कि उस शेयर्स को इसकी प्राइस नीचे रखे, क्योंकि फंडामेंटली वो तो स्ट्रांग थे ही नहीं शेयर्स, तो उसकी प्राइस क्यों वैसे ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही उनकी जो ये बुल एंड बेयर की जो इनका जो झगड़ा था बेसिकली, उस चक्कर में क्या हो गया, हर्षद मेहता को हो गया लॉस, क्योंकि वो शेयर की प्राइस मैनिपुलेट हुई नहीं, ऊपर गई नहीं, और बैंक का पैसा, बैंक तो पैसे मांग रही है, तो प्रॉफिट पे सेलने का बात ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट पे सेल ही नहीं कर पा रहे, तो बैंक्स को पैसा लौटाना पड़ रहा था और शेयर्स भी प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहे, तो वहाँ पे लॉस खाना पड़ा। और उसी सभी चक्कर में इस फ्रॉड को फिर बाद में सुचेता दलाल जी ने, जर्नलिस्ट ने, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका आर्टिकल आया था इस फ्रॉड के बारे में। SBI के 500 करोड़ रुपए इसी तरीके से उन्होंने मार्केट में लगाए थे, तो उसके ऊपर उनको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया था, उसके बेसिस पे उन्होंने आर्टिकल लिख दिया एंड ये मार्केट में न्यूज़ आ गया, मार्केट और गिर गया। तो हर्षद मेहता अपने जो मैनिपुलेटेड स्टॉक थे उनको ऊपर हायर प्राइस पे बेच नहीं सके, उनको लॉस लेना पड़ा, और उसी चक्कर में बैंक को भी पैसा लौटा नहीं पाए, और फिर ये CBI एंड ऑल सारी हमारी जो एजेंसीज़ है, इन लोगों ने इस फ्रॉड को अल्टीमेटली पकड़ लिया। और जैसे हर्षद मेहता को अरेस्ट हो गया, उसके बाद मार्केट तो क्रैश हो गया, और फिर सारे स्टॉक्स तो नीचे, मार्केट तो बहुत नीचे चला गया, और फिर धीरे धीरे करते करते हर एक फ्रॉड उनका लोगों को समझ में लगा, और सारे ये ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली बाहर आने लगे। बहुत सारे बैंक्स के ऑफिशियल्स ने जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने तो सुसाइड भी कर लिया था, राइट। तो ये था बेसिकली हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, कि जो जिस तरीके से हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, क्या टेक्निक था। BR क्या होता है, BR इज़ नथिंग बट ए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको अल्टीमेटली क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया नहीं जाता, एक रिसिट देते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिसिट। एक दूसरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल गया, ये उसका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो था हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल हो इस वीडियो के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट में डाल देना, आपके जो भी सवाल है मैं उसके आंसर आपको कर दूंगा। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।